नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भराड़ीसैंण में मॉर्निंग वॉक पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने पूर्व ग्राम प्रधान के घर पर चाय पी। सुबह सुबह भ्रमण पर निकलकर लोगों से मुलाकात की। स्थानीय लोगों से मिलकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाद किया। सीएम धामी ने सरकारी योजनाओं के बारे में भी फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में सुबह की सैर के दौरान पूर्व ग्राम प्रधान चंद्र सिंह के घर पर चाय का आनंद लिया। साथ ही उन्होंने वहां मौजूद स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और अलग अलग सरकारी योजनाओं पर फीडबैक लिया। स्थानीय लोगों से मिलकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। भराड़ीसैंण में मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकले थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व ग्राम प्रधान के घर पर चाय पी। सुबह सुबह भ्रमण पर निकलकर लोगों से मुलाकात की और फीडबैक भी लिया। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। आम बजट 2026-27 पर चर्चा हुई। सामान्य चर्चा कल सदन में पेश किए गए थे 11 विधेयक। बड़ी और अहम जानकारी, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। आम बजट 2026-27 पर सामान्य चर्चा हुई। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। आम बजट 2026-27 पर सामान्य चर्चा हुई और कल सदन में 11 विधेयक पेश किए गए थे। बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट पेश किया था और पहली बार बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा बजट पेश किया था और ऐसे में उत्तराखंड वासियों के लिए बजट काफी लाभकारी बताया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट काफी अहम है उत्तराखंड के लोगों के लिए और इस बजट को लाभकारी भी बताया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देवभूमि परिवार योजना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक पहचान बचाने की पहल। देवभूमि का मूल स्वरूप रहेगा कायम। संस्कृति और देवत्व की रक्षा उनका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण योजना आधार बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देवभूमि परिवार योजना ऐसी योजना है जिससे आने वाले समय में देवभूमि का सांस्कृतिक रूप से यहाँ की देवत्व को नुकसान ना हो, देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहे और इसी को लेकर यह योजना लाई गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप कायम रहेगा। देवभूमि परिवार योजना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान। देवभूमि परिवार योजना क्योंकि एक ऐसी योजना है जिससे कि पूरे देवभूमि का जो आने वाले समय में डेमोग्राफिक रूप से, यहाँ के सांस्कृतिक रूप से, किसी भी प्रकार से यहाँ की जो देवत्व है उसको नुकसान न हो, देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहे, उसको लेकर ये योजना लाई गई है। और ये योजना हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी, भावी कर्णधारों को एक सुरक्षित उत्तराखंड मिले, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योजना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को केंद्र से 264.50 करोड़ की सहायता मिली है। शहरी भूमि और योजना सुधार के लिए ये फंड विशेष सहायता योजना 2025-26 के तहत मंजूरी मिली है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सिफारिश। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने शहरी भूमि और योजना सुधारों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। जानकारी के अनुसार पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-26 के भाग XA यानी शहरी भूमि और योजना सुधार के तहत उत्तराखंड को विशेष सहायता के रूप में 264.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
या वित्तीय सहायता आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय की सिफारिश पर दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने इस प्रोत्साहन के लिए अपना प्रस्ताव PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया था। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों को अपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगातार सहायता मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड में सुनियोजित शहरी विकास, आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली और मजबूत बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इस बीच चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा से पहले BKTC की बजट बैठक हुई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बजट बैठक हुई। 121 करोड़ 7 लाख रुपए से ज्यादा का बजट पास हुआ है। BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक का प्रस्ताव भी पास हो गया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। चारधाम यात्रा जाने वाले यात्रियों के लिए ये बड़ी खबर है और चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बजट बैठक आयोजित हुई और बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने की है। आगामी चारधाम यात्रा सत्र 2026-27 को ध्यान में रखते हुए बैठक में 121 करोड़ 7 लाख 99,501 रुपए से ज्यादा का अनुमानित बजट पारित किया गया है। बैठक में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और इसके साथ ही दोनों धामों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। समिति ने कहा कि आने वाले यात्रा सत्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए दर्शन व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं और रक्षा के साथ ही सुरक्षा इंतजामों को भी मजबूत किया जाएगा ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सके। और चारधाम यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी खबर है, जहां BKTC की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दरअसल चारधाम यात्रा से पहले BKTC की बजट बैठक हुई और ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में समिति शिविर कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। आपको ये ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि BKTC की बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें धामों में निर्धारित दूरी तक मोबाइल प्रतिबंध रहेंगे। जो लोग मोबाइल लेकर जाते हैं उन्हें अब इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा। BKTC अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन पर सहमति बनी है और ये हम आपको बता रहे हैं इस बैठक में और कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। BKTC को कार्यवाही संस्था नामित करना होगा और BKTC की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में पूजा दर्शन की भी व्यवस्था है। आदि बद्री मंदिर को BKTC में शामिल करने पर भी सहमति। चारधाम यात्रा से पहले BKTC की अहम बैठक हुई और इस बैठक में ये तमाम बड़े फैसले लिए गए। और हमारे साथ हरिवंश वशिष्ठ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं हरिवंश का। हरिवंश, देखिए चारधाम यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी खबर है। BKTC की ये बैठक हुई थी और इस बजट बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा भी होनी है और BKTC की जो कल बैठक हुई थी इसमें कई अहम फैसले भी लिए गए। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है BKTC के उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं जो पूरा विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ जो कल फैसले लिए गए। सर, कल बैठक थी और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए। कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई जिसमें चाहे मोबाइल की बात कर ली जाए या फिर जो गैर हिंदुओं के प्रवेश की बात कर ली जाए। क्या कुछ पूरा जो कल फैसले लिए गए अहम फैसले? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। कल यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व BKTC की एक बोर्ड बैठक यहाँ पर आयोजित हुई है। लगभग 121 करोड़ 7 लाख से अधिक का अनुमानित बजट पारित हुआ है और यहाँ पर किस प्रकार से यात्रा सुगम सरल हो, क्योंकि दूर दूर से हजारों किलोमीटर से तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं, तो किस प्रकार से उनकी यात्रा सुगम हो उसके लिए बहुत सारे निर्णय वहाँ पर लिए। सर, लेकिन इन्हीं सभी अहम मुद्दों के बीच में लेकिन पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि जो गैर हिंदुओं का ये जो मामला चल रहा था, जो BKTC ने फैसला लिया है, पुष्कर सिंह धामी का उस पर कहना है कि अभी सरकार के पास ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है। इसको किस तरह से देखते हैं कि अगर पुष्कर सिंह धामी के पास अभी कोई अब ऐसा निर्णय नहीं गया तो BKTC इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगी? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ही और सरकार का ही आशीर्वाद रहता है, उसको करेंगे।
परंतु अभी ये निर्णय आया है कि केदारनाथ हमारे जो भी तीर्थ स्थल है वहां पर लोग नाम बदल बदल करके वहां पर लोग जो है काम करते हैं, और जो हमारे आस्था के खिलाफ वो खिलवाड़ करते हैं उसके खिलाफ ये निर्णय आया है कि अगर जो आस्था नहीं रखते हैं उनको वहां पर प्रतिबंधित करने का काम जो है परिसर के अंदर वो प्रतिबंधित करने का काम के लिए ये निर्णय लिया गया। तो मेरा आखिरी सवाल है कि सबसे अहम चुनौती क्या मानते हैं, क्योंकि इन सभी व्यवस्थाओं के बीच में अब एक अहम फैसला ये भी लिया गया है कि कैमरा और जो फोटोग्राफर है, जो वीडियोग्राफर है, वो अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इन्हीं तमाम इतने सारे लॉकरों की व्यवस्था करना या ऐसे करना सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? बीकेटीसी की सबसे अहम चुनौती क्या है इस बार की रहेगी? अच्छा प्रश्न आपका है। विगत वर्षों से केदार धाम में, बद्रीनाथ धाम में निरंतर यात्रा बढ़ती जा रही है और 2013 के बाद वहां पर लोगों को रहने की, स्थान की बड़ी नितांत आवश्यकता वहां पर है। मंदिर समिति ने इस बार निर्णय लिया, क्योंकि हम पिछली बार भी देख रहे थे कि लोग मोबाइल ले करके, जो लोग आस्था से लाइन में 8-8, 10-10 घंटे से लाइन में लगे हैं, उनके बीच में जाकर कैमरे चलाते हैं, उस परिसर में वो लोग भीड़ कर देते हैं। तो और जो हमारी आस्था है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, गर्भगृह में ही मोबाइल लेके चले जाते हैं। तो इसके लिए इस बार जो है मोबाइल प्रतिबंधित करने का काम किया है, लॉकरों की व्यवस्था हम कर रहे हैं और हमारी एक टीम मंदिर समिति की 13 तारीख को केदारनाथ में जाने वाली है और पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की यात्रा, जिस प्रकार से हमारे केदारनाथ धाम को संवारने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री और निरंतर जिनको की बद्री केदार की चिंता रहती है, उनके दिशा निर्देशन में वहां बहुत सफल कार्य वहां पर हो रहा है। तो उसके उनके जो मंशा है उस पे किस प्रकार हम सही मोड़ लगा सके, ऐसा हम काम करने का काम। देखिए है ना, जिस तरह से उपाध्यक्ष ने बताया कि साफ तौर से चारधाम यात्रा को सुचारू बनाने के लिए पूरी तरह से जो है प्रयास किया जा रहा है। कई अहम मुद्दों को लेकर जो है कई फैसले भी लिए गए कल, लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि चारधाम यात्रा कितने सुचारू रूप से चलेगी। जी देखिए, चारधाम यात्रा में अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस बार कितना खास और कितना और बेहतर होने वाला है? बल्कि गुरमीत सिंह ने भी साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा में ज्यादा एआई टेक्निकल जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। एआई कैमरेस की बात कर ली जाए या फिर इंटेलिजेंस की बात कर ली जाए, सभी तरीके के बल जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चाहे बॉम्ब स्क्वाड की बात कर ली जाए, चाहे एंटी डॉग स्क्वाड की बात कर ली जाए, या फिर तमाम जितने भी और कमांडोज हैं वो मौजूद रहेंगे। अन्य राज्यों से जो है पर्यटक जो है श्रद्धालु जो है पहुंचेंगे, तो इस चीज पर बीकेटीसी की भी नजर रहेगी और प्रशासन की, सरकार की भी नजर रहेगी कि जो बाहर से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या देखने को ना मिले। जी और बुकिंग की क्या कुछ प्रोसेस होगी हरिवंश? इसी के बारे में भी जानेंगे उपाध्यक्ष जी। बुकिंग होनी है भारी तादाद में, क्या माध्यम रहने वाला है बुकिंग का? कई लोगों के मन में जो कंफ्यूजन जो रहती है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे उन सभी श्रद्धालुओं को जो बुकिंग कर रहे हैं भारी तादाद में? देखिए, अभी सरकार के माध्यम से बुकिंग है और हमारा प्रयास है कि हमारा इस बार जो यात्रा काल में हमारा जो कार्यालय है, पहले यहाँ देहरादून में था, अब हम ऋषिकेश में एक कार्यालय जो यात्रा से पहले ही वहां पर बन जाएगा। तो उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। एक मीटिंग हमारी अभी और होने वाली है बहुत जल्दी, तो इस बारे में आपको बताएं। उपाध्यक्ष जी, एक जो अफवाह भी चलने का काम कर रही है, कई तरह के ऐसे लिंक्स हैं जो फ्रॉड लिंक्स हैं या फिर फेक लिंक्स की बात कर ली जाए, जो पैसा वसूलने का काम करते हैं इन चारधाम बुकिंग के नाम पे, इस पर भी क्या कुछ बीकेटीसी एक्शन लेने वाली है या किस तरीके की जो है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी लीगल लिंक्स है? देखिए, इस बार हमारी बोर्ड की बहुत ही ऊर्जावान बोर्ड बना है और जो हमारे अध्यक्ष हैं ऊर्जावान है। कल ही हमने अपने वेबसाइट जो हमारी पूर्व से बहुत उस पर चलती थी, इस बार वेबसाइट हमने जारी कर दी है और उस वेबसाइट के माध्यम से हम सबको इस सूचना करेंगे कि वो जो बद्री केदार की वेबसाइट है उससे पूरी सूचनाएं लें और इन फर्जी जो भी लोग रहते हैं उनसे बचें। देखिए, इन्होंने भी साफ तौर से ये तय किया है कि जैसे जो रजिस्ट्रेशन होंगे या जो तमाम ऐसी जो फ्रॉडी जो लिंक्स बनते हैं उनसे भी बचें। श्रद्धालुओं को भी लगातार खास तौर से ये बीकेटीसी की तरफ से डायरेक्ट एक मैसेज है कि जो डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा सरकार की ओर से, वहीं से रजिस्ट्रेशन करें, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो चाहे लिंक के माध्यम से, किसी का भी जो है किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। जी चलिए ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए हरिवंश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के प्रस्तावित विद्युत सुधार अधिनियम बिल 2025 के खिलाफ आज देश भर में 25 लाख बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और ऋषिकेश समेत उत्तराखंड के कई शहरों में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी हुई। हरिद्वार में
नगर निगम स्थित बिजली विभाग कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने बिल वापसी की मांग उठाई। अभियंता संघ के उपाध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि यह बिल बिजली क्षेत्र के निजीकरण को बढ़ावा देगा। इसमें क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का प्रावधान है, जिससे किसान, बीपीएल और मध्यम वर्ग की रियायती दरें बंद हो सकती हैं। निजी कंपनियां पसंदीदा उपभोक्ता चुन सकेंगी, जबकि लाखों सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ेंगी। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि बिल पास ना लिया गया, अगर बिल को वापस नहीं लिया गया तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। देखिए, ये जो विरोध है वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025, विद्युत सुधार अधिनियम 2025, जो केंद्र सरकार जबरदस्ती पूंजीपतियों के हित में देखते हुए लाना चाहती है और लाने में आमादा है, उसके विरोध में है कि वो बिना किसी, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके बिना राय लिए हुए और उनके बिना सुझाव लिए हुए इसको, इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को संसद में रखने पे आमादा हो गई, पास करने पे आमादा है। परंतु हमने ये देखा, जब हमें पता चला, और हमने पूरे भारतवर्ष में 25 लाख विद्युत क्षेत्र के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी आज आंदोलनरत है। उत्तराखंड में भी आप देहरादून, चिलियालीसैंण, डाक पत्थर, डकरानी, कुल्हाड़, हल्द्वानी, आप जहां भी देखिए, आज हरिद्वार में एक साथ सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ी। बागेश्वर में नए जिला आबकारी अधिकारी के रूप में दुर्गेश त्रिपाठी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विभाग की प्राथमिकता को साफ किया और इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि बागेश्वर जिले में आबकारी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जिले की 12 मदिरा दुकानों के नवीकरण की प्रक्रिया फिलहाल जारी है और इसे जल्द पूरा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में प्राप्त जन शिकायतों का गंभीरता से समाधान किया जाएगा। साथ ही जिले में संचालित सभी मदिरा बार और दुकानों की गतिविधियों पर विभाग की कड़ी नजर रहेगी और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि दुकानों के नवीनीकरण का समय चल रहा है, तो यहाँ 12 दुकानें हैं, तो उनके नवीनीकरण में हम लोग लगे हुए हैं। इस नवीनीकरण के पश्चात जो आप जन शिकायतों की बात कर रहे हैं, उनका हम लोग पूरे शिद्दत से और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। भारत सरकार की ओर से कमर्शियल गैस सिलेंडर पर लगाई गई रोक का असर जिला उत्तरकाशी में भी पड़ने की संभावना है, जहां उत्तराखंड चारधाम यात्रा अब शुरू होने को कुछ ही समय बाकी रह गया है। साथ ही युद्ध का असर भारत के तमाम क्षेत्रों में दिखना अब शुरू हो गया है। जिस प्रकार कमर्शियल गैस सिलेंडर में कटौती के आदेश भारत सरकार ने जारी किए हैं, उसको देखते हुए उत्तरकाशी प्रशासन ने आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए खाद्य पूर्ति विभाग को गैस और डीजल पेट्रोल का स्टॉक रिजर्व करने के भी निर्देश दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों को आपातकाल के लिए गैस सिलेंडर आरक्षित रखने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि अगर युद्ध लंबा चलता है तो सीमांत जनपद उत्तरकाशी में इसका असर पड़ना तो तय है और कुछ ही समय बाद चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिससे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लाखों तीर्थयात्रियों के आने से गैस की खपत प्रतिदिन बढ़ेगी। होगा कि 6 मार्च को डीएम साहब के साथ इस बारे में हमारी चर्चा हो गई थी, जब युद्ध के हालात शुरू हो गए थे। तो उसी दिन डीएम साहब के निर्देशानुसार हमने प्रत्येक गैस एजेंसी को 200 घरेलू स्टॉक और 100 व्यावसायिक स्टॉक आपदाकालीन स्थिति के लिए स्टोर करने के लिए कह दिया था, तथा प्रत्येक पेट्रोल पंप को हमने निर्देश दे दिए गए हैं कि वो 5000 लीटर डीजल का स्टॉक आपदा के लिए सुरक्षित रखेंगे और 3000 पेट्रोल का स्टॉक आपदा के लिए स्टोर करके रखेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जहां पूरी दुनिया नारी शक्ति का जश्न मना रही थी, तो वहीं उत्तराखंड के खटीमा में एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। ब्लॉक सभागार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भव्य मिलेट मेले का आयोजन किया गया
और लेकिन इस कार्यक्रम की मुख्य शोभा महिला ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा को बढ़ानी थी। वे खुद इस खास मौके पर कार्यक्रम से नदारद रही। मेले में सजे स्टॉल, उपस्थित महिलाएं और खाली मुख्य अतिथि की कुर्सी खटीमा के ब्लॉक सभागार में सुबह से ही गहमागहमी रही। लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, चर्चा का विषय महिला सशक्तिकरण से हटकर ब्लॉक प्रमुख की गैर मौजूदगी पर टिक गया। आयोजन की सूचना और निमंत्रण के बावजूद ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा कार्यक्रम में नहीं पहुंची। हालांकि ब्लॉक प्रमुख की अनुपस्थिति के बाद भी विभागीय अधिकारियों ने कार्यक्रम को जारी रखा। दिवस के उपलक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला मोर्चा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक मेले का आयोजन किया है और जिसमें जो ऐसी महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो अन्य फील्डों में बहुत अच्छे काम कर रही हैं। ऐसी कुछ 10 महिलाओं को हम लोग यहाँ सम्मानित करने वाले हैं जो खेल जगत से हैं और कुछ हमारी समूह की बहनें हैं। उसमें से एक मशरूम दीदी के नाम से फेमस है, जो बहुत छोटे स्तर से उन्होंने काम शुरू किया था और आज काफ़ी अच्छा उनका काम चल रहा है। मशरूम दीदी। देवभूमि के इस खास बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।